वो दोनों एक साथ खड़े थे पर एक दूसरे से हल्की सी दूरी बनाए, जो दोनों के लिए ही बड़ी मुश्किल थी। जहां अग्रिमा अर्जुन के पास से आती महक में खुद को भूलते जा रही थी, वहीं अर्जुन सनशाइन को इतने पास देखकर कैसे खुद पर काबू किए खड़ा था, बस वही जानता था। ये लम्हा दोनों के लिए ही बहुत खास था, पर दोनों में से कोई ये जता नहीं पा रहा था। अग्रिमा अर्जुन के पास खड़े होकर फोटो क्लिक करवाने के बाद अब वहां खड़े होने की हालत में भी नहीं थी। वह वहां से जाना चाहती थी। उसने कबीर और प्रेरणा से कहा कि बुखार की वजह से ठंड लग रही है और थोड़ी कमजोरी भी लग रही है। हालांकि यह सच भी था, लेकिन इस वक्त उसने यहाँ न रुकने का कारण ये नहीं था। अर्जुन की नज़दीकी ने उसे अर्जुन से दूर जाने को मजबूर कर दिया, लेकिन बिना अर्जुन की इजाज़त के मीटिंग से निकलना ठीक नहीं था। अर्जुन भी कहीं न कहीं ये महसूस कर पा रहा था कि अग्रिमा की तबीयत शायद खराब है। कबीर अर्जुन से कुछ कहता उससे पहले ही अर्जुन ने मीटिंग खत्म करने की कह दिया। सब चले गए और अर्जुन खुद भी कबीर के साथ उसके रूम की तरफ चल गया। कबीर उसके साथ चलते हुए बोला, अर्जुन तू सच में अग्रिमा को गलत समझ रहा है। अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद देख लूँगा। कबीर ने फिर से कोशिश करते हुए कहा, एक बार अपनी बात कहने का हक तो उसे भी है ना, फिर तू गलत सही अपने हिसाब से देख लेना। अर्जुन ने एक बार फिर बात को खत्म करने के लिए कहा, तू अपनी शादी पर ध्यान दे, मैं अपना देख लूँगा और आई प्रॉमिस तेरी शादी में कोई हंगामा नहीं होगा। कबीर अब समझ गया था कि अर्जुन इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, इसलिए उसने भी बात को वही खत्म किया और अर्जुन को अपनी शादी के अरेंजमेंट दिखाने लगा। अर्जुन ने भी खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद को कबीर के साथ इन्वॉल्व कर लिया। शाम हो चुकी थी और रिजॉर्ट को अब दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। कल दोपहर को हल्दी और मेहंदी की रस्म है, शाम को संगीत और अगले दिन शादी और फिर रात को रिसेप्शन। आज शाम को कबीर ने सब दोस्तों के लिए एक गेट टुगेदर रखा था। उसके सब दोस्त अपने अपने बिजनेस या जॉब के चलते अलग अलग सीरीज या कंट्रीज में सेटल्ड हैं, तो सब एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे। तो कबीर ने सबको इस पार्टी में चिल करने के लिए इनवाइट कर लिया था। अर्जुन और कबीर पार्टी के लिए लॉन में तैयारियां देख रहे थे, तो उन दोनों की नज़र अग्रिमा पर पड़ी, जो कहीं बाहर से आ रही थी और अपने रूम की तरफ जा रही थी। कबीर उसे देखकर खुद में ही बुदबुदाए, ये लड़की भी ना। अर्जुन ने कहा तो कुछ नहीं, पर उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे भी अग्रिमा का यूं तबीयत खराब होने के बावजूद ऐसे बाहर जाना पसंद नहीं आया। कबीर अर्जुन को देखकर बोला, मैं 2 मिनट में आया। फिर वो अग्रिमा को आवाज़ देकर उसकी ओर चला गया। अग्रिमा की भी कबीर की आवाज़ सुनकर रुक गई। उसने एक नज़र कबीर के पीछे अर्जुन को देखा। अर्जुन भी उसे ही देख रहा था, पर हर बार की तरह अग्रिमा ने इस बार भी अपनी नज़रें अर्जुन पर से हटा ली। अर्जुन ये देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खुद से ही बोला, इसकी इतनी हिम्मत कैसे। इस बार अर्जुन की नज़रें लगातार अग्रिमा पर बनी हुई थी। उसने अपनी नज़रें नहीं फेरी। कबीर अग्रिमा के पास पहुंचा तो अग्रिमा ने उसे प्रसाद दिया। कबीर प्रसाद लेते हुए बोला, तबीयत खराब है तो आराम करना चाहिए ना, एक दिन मंदिर नहीं जाती तो भगवान तेरी पिछली सारी पूजा भूल नहीं जाएंगे। अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तबीयत वहीं जाकर ठीक होती है, सो रिलैक्स। कबीर ने अपना सिर मायूसी में हिलाया और बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो, फिर पार्टी है। और वो तुम्हारी दोस्त कहाँ है, मीटिंग के बाद से दिखी ही नहीं। अग्रिमा हंसते हुए बोली, अब 2-3 दिन वो तुम्हें कम ही दिखाई देगी, तो जरा सब्र रखना पड़ेगा। कबीर एकदम से बेसब्र सा होते हुए बोला, क्यों। अग्रिमा उसके इस बचपने से थोड़ा तेज हंस पड़ी और बोली, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का ज़्यादा मिलना ठीक नहीं होता, तो सब्र तो करना ही पड़ेगा। दूर खड़े अर्जुन की नज़र हंसती हुई अग्रिमा पर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह गया। हालांकि अग्रिमा को हंसी में झलक रहे हल्के से बनावटीपन को वो साफ देख पा रहा था, लेकिन फिर भी उस हंसी ने अग्रिमा के चेहरे
पर थोड़ी सी चमक बनाई थी। उसे देखकर अर्जुन ने मन में बस एक ही शब्द आया, सनशाइन। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके साथ खड़े कबीर पर पड़ी और उसे नजर आया कि अग्रिमा कबीर के साथ इस तरह से हंस रही है, उसके चेहरे के भाव बदल गए। शायद उन दोनों का साथ होना उसे रास नहीं आ रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही एक गार्ड अर्जुन के पास आकर बोला, सर आपको अथर्व सर बुला रहे हैं। अर्जुन ने एक नज़र गार्ड को देखकर हाँ कहा और फिर से एक नज़र कबीर और अग्रिमा पर डाली। उसने देखा कि कबीर किसी वर्कर से बात कर रहा था और अग्रिमा अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अर्जुन भी अथर्व से मिलने के लिए चला गया। उसे पता चला कि सब उसकी बुआ के पास है तो उसके कदमों में भी तेजी आ गई। वो जाकर अनुपमा जी से मिलता तो अब वो बेहतर थी। सब लोग वहीं उसके पास बैठे थे। अनुपमा जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बेटा मुझे एक बार उस लड़की से मिलना है। अर्जुन ने नज़रों में सवाल लेकर अनुपमा जी की ओर देखा तो उन्होंने कहा, अरे उसने मेरी मदद की है आज और पहले भी 2 बार ऐसे ही हेल्प की थी उसने, उसे थैंक यू बोलना है। अर्जुन ने अनुपमा जी से पूछा, बुआ आप उसे कैसे जानती हैं? अनुपमा जी बता दूंगी, पहले उसे बुला दे। मैं तो खुद जानना चाहती थी पर ये अथर्व अभी आराम करने की जिद पर अड़ा हुआ है। अर्जुन ने अथर्व की तरफ देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिए कि वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अनुपमा जी ने अब शक की निगाहों से सबको देखते हुए कहा, क्या बात है, आप सब उस लड़की को बुलाने के नाम पर चुप क्यों हो गए? अर्जुन ने अनुपमा के शक को दूर करने के लिए तुरंत ही कहा, ठीक है बुआ मैं बुलवाता हूँ उसे। उसने बाहर आकर कुंज को बुलाया और उसे अग्रिमा को बुलाने को कहा। कुंज अग्रिमा को बुलाने गया तो वो कबीर और प्रेरणा के साथ लॉन में थी। कुंज ने उसके पास जाकर थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैम। अग्रिमा ने कुंज को देखा तो उसे थोड़ा हैरानी हुई कि कुंज उसे क्यों बुला रहा है। कबीर और प्रेरणा को भी कुछ समझ नहीं आया। कुंज ने फिर से कहा, मैम आपको अर्जुन सर बुला रहे हैं। अग्रिमा ने असमंजस से उसे देखा और उससे कन्फर्म करते हुए पूछा, मुझे? कुंज ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कहा तो अग्रिमा की भवें इकट्ठी हो गई। अर्जुन उसे क्यों बुला रहा है? कुछ देर पहले ही तो उसने अग्रिमा को खुद से और अपने परिवार से दूर रहने को कहा था और अब वो खुद उसे बुला रहा है। पर अग्रिमा इतनी जानती थी कि वो बिना किसी कारण के उसे नहीं बुलाएगा। कबीर ने अग्रिमा से कहा, मैं कॉल करके पूछता हूँ कि क्या हुआ। अग्रिमा ने कुछ सोचकर उसे रोकते हुए कहा, नहीं कुछ ज़रूरी बात होगी, मैं देखती हूँ। वैसे भी ये हमारे बीच का मैटर है, तुम दोनों अपनी शादी एंजॉय करो। फिर उसने कुंज से कहा, चलिए। अग्रिमा कुंज के साथ अर्जुन के कमरे की तरफ चल दी। अर्जुन वही कमरे के बाहर घूम रहा था। वाइट टी शर्ट और ब्लू लोअर में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। हाफ स्लीव्स की वजह से उसके मसल्स और फिटिंग की टी शर्ट में शरीर के कसाव साफ नजर आ रहे थे। एक पल को अग्रिमा की नज़रें उस पर थम गई थी, लेकिन उसके देखने से पहले ही अग्रिमा ने अपने नज़रें हटा ली। अग्रिमा को देखकर वो उसकी तरफ आया और उसने कुंज को वहां से जाने को कहा। कुंज चला गया तो अर्जुन ने अग्रिमा को देखा। इस वक्त वो एक प्लेन हरे रंग के सिंपल सूट और प्लाजो में थी। पीले रंग का प्रिंटेड दुपट्टा कंधों के साथ साथ थोड़ा नीचे तक फैला हुआ था। बालों को मैसी बन, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस आंखें बुखार की वजह से थोड़ी नशीली लग रही थी और माथे के बीचों बीच कुमकुम का गोल टीका किसी लाल बिंदी जैसा लग रहा था। अर्जुन की नज़रें उस कुमकुम के टीके पर अटक गई थी, लेकिन अग्रिमा की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग कर दिया। कहिए क्यों बुलाया है आपने? अर्जुन ने अग्रिमा को देखते हुए बेरुखी से कहा, मेरी बुआ तुमसे मिलने की जिद कर रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे वैसे ही मिलो जैसे कभी पहले मिली थी। अपनी असली पहचान बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अग्रिमा ने सहजता से उसकी पूरी बात सुनी, लेकिन वरना वह सुनकर उसने अर्जुन की बात बीच में ही काट दी और आराम से कहा, मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ तो आप भी आराम से बात कीजिए प्लीज़। अर्जुन उसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, तुमसे जो कहा है वो करो वरना। अग्रिमा ने अब बराबरी से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, वरना? वरना क्या? अर्जुन ने जैसे ही उसे उस वरना का जवाब देना चाहा उससे पहले ही अग्रिमा ने फिर से कहा, कुछ देर पहले आप मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने आपसे अपनी पहचान क्यों छुपाई और अब खुद मुझे अपनी पहचान जाहिर
नहीं करने देना चाहते। आप चाहते क्या हैं? अर्जुन ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। अगर तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को जरा भी तकलीफ हुई तो मेरा वो रूप देखोगी जो शायद तुम बर्दाश्त न कर पाओ। अग्रिमा ने अब भी अपना सब्र नहीं खोया, लेकिन इस बार उसका लहजा पहले के मुकाबले नरम नहीं था। उसने शांति से लेकर दृढ़ता से कहा, मेरी बर्दाश्त शक्ति की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपकी फैमिली की, मैंने ना पहले कभी उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है और ना कभी आगे करूंगी। और अगर इतनी ही टेंशन है तो क्यों मुझे अपनी बुआ से मिलने दे रहे हैं? क्यों खुद नहीं संभाल लेते उन्हें? अग्रिमा का ये लहजा अर्जुन को एकदम नागवारा गुजरा और उसने अग्रिमा को कोहनी से पकड़ गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अग्रिमा ने इस बार बिना उसकी पूरी बात सुने झटके से खुद का हाथ छुड़ा और अपनी उंगली दिखाते हुए अर्जुन से कहा, डोंट इवन ट्राई अगेन। अगर मेरा आप पर कोई अधिकार नहीं है तो आपका भी मुझ पर कोई हक नहीं है। तो आइंदा से मुझसे आराम से ही बात कीजिएगा। मैंने उस वक्त आपकी बातें सुनी, आपके बुनियाद इल्ज़ाम सुने, क्योंकि आप गुस्से में थे और वो इमीडिएट रिएक्शन था, लेकिन अब नहीं। और हाँ, आपको जो भी बात करनी है दूर से कीजिए। जब मुझे अपनी पत्नी मानते नहीं तो हक जताने का हक भी नहीं है आपको, तो दोबारा मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अग्रिमा की बात सुनकर अर्जुन एकदम सुन्न हो गया था। उसने अग्रिमा को हमेशा ही शांति से बात करते हुए देखा था। कुछ देर पहले जब वो लाख गुस्से में था तब भी अग्रिमा ने उसे शांति से ही जवाब दिया था। अर्जुन तो सुन ही था, साथ ही सुन थे उनके मॉम डैड और अथर्व, जो अर्जुन के पीछे खड़े थे और सब सुन चुके थे। उन लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा था कि किसी ने अर्जुन ने इस लहजे में बात की। अर्जुन गुस्से में एक कदम अग्रिमा की तरफ आगे बढ़ा तो अग्रिमा ने अपना एक कदम पीछे ले लिया, लेकिन वो और आगे आता उससे पहले ही अग्रिमा की नज़र पीछे खड़े लोगों पर पड़ी और उसने अर्जुन से आराम से कहा, आपके पेरेंट्स आपके पीछे हैं। अर्जुन के कदम वहीं रुक गए और उसने पलटकर अपने मॉम डैड की तरफ देखा। अग्रिमा भी अब अर्जुन के बराबर से होते हुए आनंदी जी के पास गई और उनसे रिक्वेस्ट कहा, माफ़ कीजिएगा मैम, मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी पर आपके बेटे ने मजबूर कर दिया। फिर उसने अजय जी को देखकर कहा, आज तक जब भी मैं आपके परिवार के किसी भी मेंबर से मिली वो बस एक इत्तेफाक था सर। हर बार मुझे लगा कि शायद ये मुलाकात आखिरी हो, लेकिन किस्मत फिर से मुझे आप सबके सामने लाकर खड़ा कर देती। अब जब मुझे लगा कि ये सब इत्तेफाक नहीं है और काम के सिलसिले में मुझे आप सब से मिलना पड़ सकता तो मैंने खुद ही इन्हें अर्जुन की ओर इशारा करके सब सच बता दिया। अथर्व ने उसके पास आकर कहा, पर यह सच तो आप तब भी बता सकती थी ना जब हम पहली बार मिले थे। अग्रिमा ने अथर्व को देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, इस सच का कोई मतलब ही नहीं था। अगर पंचायत वाले दिन आपके परिवार से कोई भी मुझसे एक बार मिला होता तो आप सब मुझे वैसे ही पहचान लेते। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता था उस दिन एक बार मुझसे मिलने का या बात करने का, या सिर्फ वकील से ही बात करने की औकात थी मेरी? अथर्व चुप हो गया तो अग्रिमा ने कहा, आप सब मेरी पहचान जानना ही नहीं चाहते थे तो मैंने भी उसे तभी जाहिर करना ठीक समझा जब कोई और चारा नहीं था। अग्रिमा ने फिर से अपना रुख अजय की और आनंदी जी की तरफ किया और उनसे कहा, मेरा आप सबका दिल दुखाने का या आप सबको तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था, तो मैं इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने अपना हाथ जोड़ दिए। अजय जी ने अग्रिमा से कहा, बेटा, शायद ना आप गलत हो और ना हम बस हमारे हालात ही गलत है जो हम एक दूसरे के सामने आने से हमेशा बचते रहे। उनकी बात को पूरा करते हुए आनंदी जी ने कहा, और अब सब सामना हो गया है तो किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट किया जाए। अग्रिमा ने आनंदी जी को देखकर सहजता से कहा, सामाजिक व्यवहार तो कहता है कि मुझे आप दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, पर आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहती कि अपने दुश्मन के घर की बेटी को आशीर्वाद देना चाहिए या नहीं। आनंदी जी ने अग्रिमा को ध्यान से देखा तो उसमें उन्हें
संचिता जी की परछाई नजर आई। आनंदी जी और संचिता जी के बीच अपने युवा व्यवस्था में काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 21 साल पहले हुए उस हादसे ने दोनों परिवारों में सब बदल दिया। अर्जुन अब तक चुप खड़ा उन सब की बातें सुन रहा था। अब वो आगे आया और अग्रिमा को देखते हुए बोला, तुम्हारी किसी सफाई के अब कोई मायने नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मेरी बुआ एक बार तुमसे मिलना चाहती है। मैं उन्हें सब सच बता देता अगर उनकी तबीयत ठीक होती, लेकिन बस एक बार उनसे मिलो और उसके बाद यू आर फ्री टू गो। और हाँ, इस मदद के बदले जो चाहिए वो बता सकती हो। अग्रिमा ने अर्जुन की बात को सुनकर उससे कहा, मैंने आपसे सिर्फ यही मांगा था कि आप मेरी बात सुनकर शांति से बर्ताव करें, और वो आप नहीं कर पाए। जिस तरह आपको सेल्फ रिस्पेक्ट एटीट्यूड प्यारा है, उसी तरह मुझे भी अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब कहाँ है आपकी बुआ? ये कहकर अग्रिमा ने इधर उधर नजर घुमाई तो वहाँ एक और अनुपमा जी हैरान सी खड़ी थी। अग्रिमा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो अब तक सब सुन और समझ चुकी थी। जो सच अर्जुन अपनी बुआ से छुपाना चाहता था, वो अब अनुपमा जी के सामने आ चुका था। अग्रिमा के चेहरे के भाव देखकर सबने अपना ध्यान उस तरफ किया तो सबके चेहरे के रंग उड़ गए। अनुपमा जी को देखकर अर्जुन और अथर्व तुरंत उसकी तरफ दौड़ कर गए, पर अनुपमा जी उन दोनों को हाथ दिखाकर रोक दिया और खुद अग्रिमा की तरफ चल दी। वो अग्रिमा की तरफ आते हुए थोड़ा लड़खड़ा गई तो अग्रिमा ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। अनुपमा जी की आंखों में इस वक्त आंसू थे। उन्होंने रूंधे हुए स्वर से अग्रिमा से अटकते हुए पूछा, क्या तुम तेजवीर की भतीजी? अग्रिमा ने अपना सिर झुकाकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो अनुपमा जी का रुदन और तेज हो गया। अग्रिमा ने उनके हाथों को थामते हुए कहा, आंटी, जब मैं आपसे पहले मिली थी तो मैं ये नहीं जानती थी कि मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे चाचा अब इस दुनिया में हैं या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो आपकी दुनिया में नहीं है, तो आप खुद को क्यों अब तक तकलीफ दे रही हो? आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। अनुपमा जी ने कुछ नहीं कहा तो अग्रिमा ने प्यार से उनसे कहा, मुझे पता है आप मुझसे इसलिए मिलना चाहती थी कि मैंने उस वक्त आपकी मदद की, लेकिन अब शायद आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगी। अनुपमा जी को जाने क्या हुआ था कि वो अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी, ना ही वो कुछ बोल पा रही थी। अर्जुन ने देखकर उनके पास आया और उन्हें साइड हक कर लिया। अग्रिमा के कदम खुद ब खुद अनुपमा जी से दूर हो गए। अर्जुन ने अपनी बुआ से कहा, बुआ, मैं तेजवीर को तो कोई सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन आपकी खुशी के लिए कुछ जरूर कर सकता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे तो अर्जुन ने अपनी बुआ से कहा, आपने उस दिन कहा था ना कि आपने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है। बुआ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा। बताइए कौन है वो लड़की? ये बात सुनकर अग्रिमा के दिल की धड़कन एक पल को रुक ही गई थी। उसने कितना भी खुद को तैयार किया हुआ था कि अर्जुन के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर अर्जुन के कहे इस एक वाक्य ने उसकी सारी तैयारियों को ध्वस्त कर दिया था। और अगली बात जो उसे सुनाई दी, उसे सुनकर तो उसने दुख से अपनी आंखें बंद कर ली। नितिच्छा है वो लड़की, कार्तिक जी ने पीछे से आते हुए कहा। कार्तिक जी को देखकर सब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि किसी काम से वो चेन्नई आए हुए थे। फिर अनुपमा जी ने उन्हें बताया कि वो भी बेंगलोर आई हुई है, तो वो भी यहाँ आ गए। इन सब में अग्रिमा एक तरफ ही खड़ी थी, लेकिन अब उसे वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल लगने लगा था, तो उसने चुपचाप वहाँ से जाना ठीक समझा। वो जैसे ही जाने लगी, अर्जुन की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। अर्जुन अपनी बुआ से कह रहा था, बुआ, क्या नितिच्छा के घर वालों से इस बारे में बात करनी पड़ेगी? कार्तिक जी ने अनुपमा जी को कुछ न बोलते देखकर जवाब दिया, अर्जुन, वो लोग तो पहले से ही तैयार है। उन्होंने तो हमसे कहा था बात करने के लिए, पर तुमने कहा कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी, तो मैंने उनसे कुछ वक्त इंतज़ार करने के लिए बोल दिया था।
अर्जुन ने फिर नितिच्छा को देखते हुए कहा, नितिच्छा तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नितिच्छा तो अब एक तक सदमे में ही खड़ी थी। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन खुद उससे शादी करने के बारे में बात कर रहा है। अर्जुन की बात सुनकर उसने हड़बड़ाते हुए ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्रिमा ने एक बार अर्जुन की ओर देखा और वो वहाँ से चली गई। तैनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। अर्जुन के नितिच्छा से शादी के फैसले पर उसके मॉम डैड हैरान थे। अनुपमा जी चुप थी, कार्तिक जी मुस्कुरा रहे थे और नितिच्छा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अथर्व को यह सब सुनकर गुस्सा आ रहा था और वो आगे आकर अर्जुन की बाह पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाते हुए बोला, अर्जुन क्या है ये सब? क्या बकवास कर रहा है तू? अर्जुन अथर्व के गुस्से को इग्नोर करते हुए बोला, रिलैक्स अथर्व, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अथर्व और ज़्यादा गुस्से से बोला, अच्छा तो बताना जरा कि क्या कर रहा है तू? अजय जी ने आगे आकर कहा, अर्जुन अगर तुम्हें शादी करनी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी क्यों? शादी सोच समझकर करने वाला फैसला है अर्जुन, ऐसे जल्दबाजी में सब खराब हो जाएगा। अर्जुन ने अथर्व और अपने डैड को समझाते हुए कहा, डैड कोई जल्दबाजी नहीं है, नितिच्छा के साथ मॉम और बुआ के अच्छे रिलेशन है और वैसे भी मैं बुआ से वादा कर चुका हूँ कि मैं उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा। अथर्व को अर्जुन के ये तर्क कुछ खास जमे नहीं तो उसने नितिच्छा के वहाँ मौजूद होने के बावजूद अर्जुन से साफ शब्दों में कहा, अर्जुन नितिच्छा तेरे लिए ठीक लड़की नहीं है, ना वो एडजस्ट कर सकती है और ना ही तू, और शादी बिना एडजस्टमेंट के नहीं चलती। आनंदी जी भी अर्जुन के इस फैसले से शॉक में थी तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा ठंडे दिमाग से काम ले बेटा। अथर्व ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, दिमाग कभी ठंडा तो होता ही नहीं, इसका हमेशा उनफता रहता है। अर्जुन के पास अथर्व की बातों का कोई जवाब नहीं था तो उसने कहा, अथर्व मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कबीर की पार्टी है थोड़ी देर में, गेट रेडी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसका मूड खराब हो, और अभी शादी या नितिच्छा के बारे में किसी से कुछ मत कहना। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया तो अर्जुन ने एक उम्मीद के साथ अथर्व से कहा, अथर्व प्लीज मेरा साथ दे। अथर्व ने अर्जुन की तरफ मायूसी से देखा और बोला, आई एम सॉरी अर्जुन, पर ये तेरे लिए ठीक नहीं है और मैं इसमें तेरा साथ नहीं देने वाला। अर्जुन ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और नितिच्छा को देखते हुए बोला, तैयार हो जाना, पार्टी में साथ चलेंगे। नितिच्छा को तो आज का दिन बहुत ही खास लग रहा था। अर्जुन का उससे शादी के लिए राजी होना, अब पार्टी में साथ जाने को कहना, उसके तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अर्जुन बाहर चला गया था और अथर्व ने नितिच्छा के पास आकर एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, नितिच्छा अर्जुन नहीं समझ रहा पर तुम तो समझ सकती हो ना। अर्जुन एंड यू डोंट मेक परफेक्ट मैच, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगी, उसे बिल्कुल भी एडजस्ट करना नहीं आता। नितिच्छा किसी भी कीमत पर अर्जुन से शादी का मौका खोना नहीं चाहती तो उसने जल्दी से जो उसे समझ आया वही बोल दिया, इट्स ओके अथर्व, वो नहीं करेंगे पर मैं कर लूँगी एडजस्ट। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई क्योंकि वो किसी और को इससे ज़्यादा कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती थी, वरना उसे जवाब देना मुश्किल हो जाता। अथर्व ने अपना सिर पकड़ लिया और उसके मॉम डैड के चेहरे पर चिंता उभर आई थी, पर आनंदी जी ने अथर्व का ध्यान भटकाने के लिए उसे भी कबीर के पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहा तो वो मने मन से उठकर कमरे में चला गया। अर्जुन भी वहाँ से निकलकर अपने कमरे में गया और उसने गुस्से से कोट निकालकर बेड पर फेंक दिया। एक ही दिन में कितना कुछ हो गया था। कहा तो वो सनशाइन के साथ प्यार के शादी के सपने सजा रहा था और कहाँ अब वो नितिच्छा से शादी करने की बात कर रहा है, वो भी तब जब इस रिश्ते से ना उसके मॉम डैड खुश लग रहे हैं और ना उसका भाई, वो तो उससे नाराज ही हो गया है। सब बिखर सा गया है, उसका दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो गया था।
जब उसे अग्रिमा की आंखों में नमी नजर आई थी, जब उसने नितिच्छा से शादी की बात की थी, जिस लड़की से शादी करने के वो सपने देख रहा था, वो तो उसकी खुद की ही पत्नी है। पर किस्मत देखो, अपने प्यार अपनी पत्नी के सामने किसी और लड़की को शादी के लिए पूछा। अग्रिमा स्वभाव से जितनी शांत थी, अर्जुन का स्वभाव उतना ही उफनता हुआ था। उसका दिमाग इस वक्त भी उफन रहा था। वो वॉशरूम में गया और जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। बार बार उसकी आंखों के सामने सनशाइन का उतरा हुआ चेहरा घूम रहा था, पर अगले ही पल उसे अपनी बुआ की बात याद आई। अर्जुन, तुमने मेरा मायका बचा दिया बेटा। अगर वो लड़की इस घर में आ जाती तो शायद मैं फिर कभी यहाँ नहीं आती। अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके खुद को कठोर सब ख्यालों को दिमाग से बाहर फेंक दिया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर अपने मॉम डैड के पास गया और उनसे अथर्व के बारे में पूछा तो आनंदी जी ने उसे बताया कि अथर्व पार्टी के लिए तैयार होने गया है। और फिर उन्होंने अर्जुन को अपने पास बैठाया। अर्जुन अपनी मॉम के सवाल समझ रहा था तो उसने उसके पास बैठकर अपनी मॉम के हाथों को अपने हाथ में लिया और अपने होठों से छूकर बोला, मॉम, आप और डैड परेशान हमेशा बंद कीजिए। आप बस मुझे ये बताइए कि आपको नितिच्छा पसंद नहीं है। आनंदी जी ने अर्जुन के गाल को छूते हुए कहा, बेटा, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, ये बात यह है कि नितिच्छा और तेज स्वभाव अलग है। तुम दोनों साथ में कैसे निभा पाओगे? अर्जुन ने अपनी मॉम की गोद में सिर रख लिया और अपने मन में बोला, निभाना तो उसके अलावा किसी के साथ नहीं चाहता मॉम। वो तो हो नहीं सकती तो उसके अलावा फिर कोई भी लड़की हो, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर उसने खुद को संभालते हुए अपनी मॉम से कहा, डोंट वरी मॉम, आप और अथर्व जब तक साथ हो तब तक सब आराम से हो जाएगा। और डैड, आप ऐसे देवदास क्यों बन कर बैठे हैं? अजय जी जो एक तरफ सोफे पर बैठे थे, वो अर्जुन की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोले, अर्जुन, तू सब सोच समझ कर रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उस लड़की को दिखाने के लिए ये सब? अर्जुन अपनी मॉम की गोद से उठकर बैठ गया और बोला, रिलैक्स डैड, आप जानते हैं मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता, तो आप लोग प्लीज़ शादी एंजॉय कीजिए और बुआ को भी करवाइए। अगर हम लोग ऐसे रहेंगे तो कबीर को अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अथर्व और नितिच्छा भी तैयार होकर आ गए थे। अर्जुन ने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व ने उससे मुंह फेर लिया और आनंदी जी से कहा, मॉम, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा तो अर्जुन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अरे रुक यार, मैं भी चल रहा हूँ। अथर्व जाते हुए बिना पलटे ही बोला, मैं जा रहा हूँ, तू अपनी नई पार्टनर के साथ आ जाना। अर्जुन भी अपना सिर झटक कर नितिच्छा को इशारा करके बाहर निकल गया।